नमस्कार। आज का हमारा विषय है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण युद्ध से पहले के दशकों में हमें दिखाई देते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन ने उत्तरी भारत में जो शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न की थी, उस शक्ति शून्यता को भरने के लिए एक ओर भारतीय शक्ति मराठे थे तो दूसरी ओर अफ़गान शक्ति अहमद शाह अब्दाली था। नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली अपने पूर्वजों के समान भारत को लूटना चाहता था। दूसरी ओर हिंदू पद पादशाही की भावना से प्रेरित मराठे दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। वे अपने आप को मुगल साम्राज्य का आंतरिक और बाह्य रक्षक समझने लगे थे। 1752 ईस्वी में वज़ीर सफदरजंग जो कि मुग़ल सम्राट के वज़ीर थे, उन्होंने मराठों से एक संधि की जिसमें अन्य शर्तों के अतिरिक्त मराठों को पंजाब, सिंध तथा दोआब से चौथ वसूल करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बदले में मराठों को मुग़ल साम्राज्य की आंतरिक तथा बाह्य खतरों से रक्षा करनी थी। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था, यहाँ पर अपना हस्तक्षेप निरंतर जारी रखना चाहता था। दूसरी ओर भारत की महान शक्ति मराठे समस्त उत्तर भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहते थे। ऐसे में दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी हो गया और इसी का परिणाम था पानीपत का तृतीय युद्ध। इस युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे जो इस प्रकार है। युद्ध का पहला कारण था दोनों पक्षों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। 1757 में अहमद शाह अब्दाली जिस समय भारत आया, उसने रोहेला सरदार नजीबुद्दौला को दिल्ली में मीर बख्शी के रूप में रखा। जिस समय वह दिल्ली छोड़कर गया, उसने नजीबुद्दौला को मीर बख्शी का पद दिया। दूसरी तरफ दिल्ली के मुग़ल सम्राट का वज़ीर इमादुल मुल्क भी इस समय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। अहमद शाह अब्दाली दिल्ली से लौटते समय नजीबुद्दौला को वज़ीर इमादुल मुल्क की महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी देकर गया, परंतु सम्राट आलमगीर द्वितीय ने यह अनुभव किया कि इमादुल मुल्क की अपेक्षा नजीबुद्दौला और भी बुरा व्यक्ति था। उसने सम्राट के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया क्योंकि सम्राट आलमगीर द्वितीय नजीबुद्दौला की हरकतों से परेशान था। ऐसे में उसने मराठा सरदारों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। मुग़ल सम्राट की सहायता की याचना से प्रेरित होकर 1757 में मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली आए और उन्होंने वज़ीर गाज़ीउद्दीन को अपनी ओर मिला लिया तथा नजीब को वापस नजीबाबाद लौटने पर बाध्य किया। इसी प्रकार आगे चलकर रघुनाथ राव ने पंजाब में विजय प्राप्त की और यहाँ पर इस समय अब्दाली का पुत्र तैमूर शाह शासन कर रहा था।
उसे पंजाब से निकाल दिया। अगले कुछ समय तक पंजाब पर मराठों का अधिकार रहा। आगे चलकर साबाजी सिंधिया ने पंजाब के गवर्नर का पद संभाला। यहाँ पर दोनों पक्षों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आड़े आ रही थी। दोनों ही पक्ष उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली की राजनीति में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। एक ओर अहमद शाह अब्दाली भारत को लूटना चाहता था, वहीं दूसरी ओर मराठे जर्जर होते मुगल साम्राज्य को बचाए रखने और अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे थे। पानीपत के युद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है मराठों द्वारा दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करना। 1740 से पूर्व किसी भी मराठा पेशवा ने मुगल सम्राट को हटाकर उसका सिंहासन प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि वे चाहते रहे कि मुगल सम्राट उनके प्रभाव में अवश्य रहे। मराठा पेशवा बाजीराव इसी नीति का आचरण करता रहा। 1739 में बाजीराव दिल्ली के समीप पहुंच गए, परंतु उसने यह कभी भी प्रयास नहीं किया कि वह दिल्ली पर अधिकार करे और मुगल सम्राट की सत्ता को छीन ले। आगे चलकर बालाजी बाजीराव ने इस नीति में परिवर्तन कर दिया। मुगल सम्राट को समाप्त करने का प्रयास तो बालाजी बाजीराव ने भी नहीं किया, परंतु दिल्ली पर निरंतर आक्रमण करके मुगल दरबार में मराठों ने अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने की चेष्टा अवश्य की। कभी मुगल सम्राट पेशवा से सैनिक सहायता की प्रार्थना करता था तो कभी उनके वजीर सैनिक सहायता की याचना करते थे। नादिर शाह के आक्रमण के उपरांत मुगल सम्राट व उसकी सरकार हर क्षेत्र में पतनोन्मुखी होती रही। सम्राट अपने वजीर के हाथों में खेलते थे। वजीर तथा दरबार के अन्य प्रभावशाली अमीर अपना स्वार्थ पूरा करने में व्यस्त थे। इन परिस्थितियों में मुगल सम्राट की सुरक्षा का भार लेकर पेशवा ने भारी भूल की। जब मुगल सम्राट से उन्हें धन नहीं मिला तो उन्होंने दिल्ली के आसपास के प्रदेशों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। यदि दिल्ली को प्रभुत्व में लेकर उसकी सुरक्षा की चिंता मराठा नहीं करते तो न तो उन्हें रोहेलों से युद्ध करना पड़ता और न उनके सरदार नजीब खां को दिल्ली से भगाकर उसे अपना शत्रु बनाते। 1756 में जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तब लौटते समय नजीब खां को दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर गया, परंतु 1757 में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल सम्राट को ही प्रभुत्वहीन नहीं किया, वरन अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को भी दिल्ली से भगा दिया। इससे अब्दाली न केवल मराठों से नाराज़ हुआ, अपितु उसने मराठों का समूल विनाश करने का निश्चय कर लिया। चूँकि नजीबुद्दौला एक अफ़गान पठान था, ऐसे में अब्दाली का नजीब का साथ देना और उसके निमंत्रण पर भारत आना और मराठों से युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। युद्ध का तीसरा कारण था मराठों द्वारा हिंदू पद पातशाही का नारा देना। दक्षिण भारत में मराठों का प्रभुत्व एक प्रकार से स्थापित हो चुका था। मालवा, गुजरात व बुंदेलखंड मराठों के प्रभाव में बाजीराव के समय में ही आ गए थे, परंतु आगे चलकर राजपूत नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी बाजीराव के समय में ही प्रारंभ हो गया था। परंतु बाजीराव राजस्थान से
धन लेने के साथ साथ राजपूत नरेशों के साथ मैत्री भाव भी स्थापित रखने में सफल रहे। किंतु आगे चलकर उनके उत्तराधिकारी बालाजी बाजीराव ने राजस्थान में अपने पिता की नीति को जारी तो रखा, परंतु उसके काल में मराठा अधिकारियों ने अमानवीय तौर तरीकों से राजपूताने में लूट मार मचा दी। यहाँ के नरेशों व सामान्य जनता को पूरी तरह से अपना विरोधी बना लिया। पेशवा बालाजी बाजीराव ने समझा कि हिंदू पद बादशाही के नाम पर समस्त राजपूत नरेश अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध उसके भगवा झंडे के नीचे एकत्रित हो जाएंगे, परंतु ऐसा सोचना उनकी मात्र एक भूल थी। इसके विपरीत मराठों ने अपनी लूटमार की नीति से समस्त भारतीय शक्तियों को अपना विरोधी बना लिया। ऐसे में कुछ भारतीय शक्तियों ने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर मराठों के विरुद्ध आक्रमण करने का निमंत्रण देना प्रारंभ कर दिया। मराठों की इस हिंदू पद बादशाही की नीति में भरतपुर नरेश सूरजमल जाट सर्वप्रथम तो मराठों के पक्ष में खड़े हुए नजर आए, किंतु आगे चलकर मराठों की लालची प्रवृत्ति और आपसी द्वेष से परेशान होकर उन्होंने भी मराठों का साथ छोड़ दिया। मुस्लिम शासकों व मुग़ल सूबेदारों पर तो इसका विपरीत असर होना स्वाभाविक ही था। हिंदू पद बादशाही का अर्थ उन्होंने भारत में मराठा राज्य की स्थापना तथा मुसलमानों की प्रगति के द्वार बंद होने से लिया। अतः इसको असफल बनाने हेतु वे सब मराठों के विरुद्ध संगठित हो गए और वे भी अब्दाली से भारत आने का तथा मराठों से उन्हें राहत दिलाने का अनुरोध करने लगे। इस युद्ध का चौथा कारण था बालाजी बाजीराव की अदूरदर्शितापूर्ण नीति। तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव अपने पिता और पूर्ववर्ती पेशवा बाजीराव के समान चतुर और दूरदर्शी नहीं था। बाजीराव मुगल साम्राज्य रूपी वृक्ष की फलीभूत टहनियों को काटने के पक्ष में नहीं था, वरन वह इसकी जड़ पर प्रहार करने का पक्षधर था। अर्थात पेशवा बाजीराव विशाल और जर्जर होते मुगल साम्राज्य रूपी वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करके इसे नष्ट करने के पक्षधर थे। इसके विपरीत बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य को वटवृक्ष के रूप में विकसित अवश्य करना चाहते थे, परंतु उसके उचित रखरखाव की उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। बाजीराव ने अपने शासनकाल में अपने विभिन्न मराठा सरदारों को नियंत्रण में रखने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने राजपूताना के नरेशों के उत्तराधिकार के युद्धों में हस्तक्षेप करके समस्त राजपूताना के नरेशों को नाराज कर दिया। मराठा सरदार इनके आपसी युद्धों में भाग लेते और इनसे विभिन्न कारणों से धन प्राप्त करने से पीछे नहीं रहते। इस प्रकार उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा के समस्त नरेश मराठों से नाराज हो गए। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने इसके दूरगामी परिणामों के विषय में कभी नहीं सोचा। मराठा पेशवा ने हिंदू पद बादशाही का नारा तो अवश्य बुलंद किया, परंतु उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इससे राजपूत नरेशों का सहयोग क्या उसे मिलेगा या नहीं। युद्ध की योजनाओं को लेकर मराठा नरेशों और पेशवा बालाजी बाजीराव ने
भरतपुर नरेश सूरजमल जाट के साथ भी मतभेद उत्पन्न कर लिए। दिल्ली पर राजनीतिक प्रभाव जमाने के लिए मराठों ने मुगल सम्राट की सुरक्षा का भार अपने ऊपर अवश्य ले लिया, पर उससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया। जब मराठों का स्वयं का ही कोष खाली था, तो खाली कोष वाले मुगल सम्राट को सुरक्षा प्रदान करने से मराठा साम्राज्य का क्या भला होने वाला था। जयपुर के राजघरानों के संबंध में सिंधिया व होलकर में मतभेद हो जाने का पेशवा को ज्ञान था, तथापि उसने उत्तरी भारत के सैनिक अभियानों में उन दोनों को साथ ही रखा। राजपूताने की किसी भी समस्या का पूरा समाधान किए बिना वह कभी दिल्ली पर धावा बोलते तो कभी रुहेलखंड व अवध पर, परंतु इन सैनिक अभियानों के परिणामों पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया। सदाशिवराव भाऊ को उत्तरी भारत का कोई ज्ञान नहीं था, पर उसकी दक्षिण भारत की विजयों से संतुष्ट होकर पेशवा ने उसे पंजाब में अब्दाली का मुकाबला करने के लिए भेज दिया। खजाना खाली था, सैनिकों को वेतन देने को धन नहीं था, पंजाब में खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही थी और वहाँ लाखों की संख्या में सैनिक ही नहीं वरन सैनिकों के साथ उनके स्त्री बच्चों को भी भेज दिया गया था। ये सब कारण बालाजी बाजीराव की अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण यह सब हुआ। युद्ध का पांचवा कारण था रुहेला सरदार नजीबुद्दौला व शुजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब थे, इनकी मराठा विरोधी नीति। यद्यपि नजीबुद्दौला अफगान सरदार था, लेकिन प्रारंभ में वह अहमद शाह अब्दाली का समर्थक नहीं था। 1751 में रुहेलों के संबंध मुगल सम्राट के साथ बिगड़ गए थे। ऐसे में अब्दाली भारत में लौटते समय नजीबुद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त कर गया, परंतु 1757 में मराठों ने वजीर इमादुल मुल्क के साथ मिलकर संधि की और जिससे मराठों की सहायता से रुहेला नजीब खां को पद से हटा दिया गया। अब तक नजीब खां मराठों का समर्थक था। 1751 में मुगल सम्राट अहमद शाह के अनुरोध पर रुहेलों के विद्रोह को निर्दयता से कुचलकर मराठों ने रुहेलों को अपना कट्टर विरोधी बना लिया था और नजीबुद्दौला रुहेलों का ही सरदार था, तथापि वह मराठों से मिलकर रहना चाहता था, उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहता था और वह मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय को भी मराठों का सहयोग लेने की सलाह देता था। किंतु मराठों ने अपनी नीतियों से रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को अपना विरोधी बना लिया। साथ ही साथ अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी मराठों की लूटमार की नीति से असंतुष्ट था। ऐसे में इन दोनों ने अहमद शाह अब्दाली के साथ संपर्क स्थापित किया और उसे भारत में मराठों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। युद्ध का छठा और एक महत्वपूर्ण कारण था पंजाब पर अधिकार का प्रश्न। पंजाब पर अधिकार का प्रश्न युद्ध का तात्कालिक कारण भी सिद्ध हुआ। मार्च 1758 में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने पंजाब की ओर बढ़कर अब्दाली के पुत्र और वहाँ के सूबेदार तैमूर शाह को पंजाब से निकाल दिया। अगले कुछ महीनों तक मराठे अटक तक पहुँच गए। उन्होंने अदीना बेग खां को 75 लाख रुपया वार्षिक कर के बदले में पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अदीना बेग की मृत्यु के पश्चात साबाजी सिंधिया ने यह पद संभाल लिया। मराठों की पंजाब विजय पठानों को सीधी चुनौती थी तथा अब्दाली ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर नजीब खां और बंगश पठानों ने अब्दाली को प्रेरणा दी कि वह दिल्ली से काफिरों को निकाल दे। अब्दाली ने पूर्ण सहायता का वचन दिया।
नजीब ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा रोहेला सरदार हाफिज रहमत खां, सादुल्ला खां, दुंदी खां का समर्थन भी दिलवाया। दूसरी ओर गाज़ीउद्दीन ने 30 नवंबर 1759 को सम्राट आलमगीर द्वितीय का वध कर दिया, जिससे अहमद शाह अब्दाली के प्रबंध अस्त व्यस्त हो गए। वह दिल्ली आकर अपराधी को दंड देना चाहता था, किंतु सिडनी ओवन ने इस विषय में कहा है कि अहमद शाह सम्राट तथा विजेता ही नहीं अपितु अफगान भी था, अतएव वह रोहेलों से सहानुभूति रखता था और एक कट्टर मुस्लिम होने के कारण वह मराठों के अपने सहधर्मियों के विरुद्ध अभियानों का विरोधी था। अतएव अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध करने की ठान ली। उसने पंजाब पर अपने चौथे आक्रमण से मुगल सम्राट की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया तथा मराठा प्रभाव भी फीका कर दिया। परंतु महत्वाकांक्षी मराठा सरदार रघुनाथ राव ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। उसने दिल्ली में अपना प्रभुत्व पुनः जमाकर पंजाब को अपने अधीनस्थ करने का प्रयास किया। आगे चलकर मराठे पंजाब में एकत्रित हो गए। इस समय पंजाब का प्रशासन साबाजी सिंधिया के हाथों में था। वह अब्दाली की सेना का मुकाबला नहीं कर सका, इस कारण वह पंजाब से लौट आया। इस प्रकार बिना किसी प्रहार के अफ़गानों ने समस्त पंजाब पर अधिकार कर लिया, परंतु अफ़गानों की इस विजय ने मराठों का ध्यान पंजाब की राजनीति में प्रखर रूप से केंद्रित कर दिया। अतएव पंजाब पर अधिकार का प्रश्न इस युद्ध का तात्कालिक और महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ।